नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। हफ्ते दर हफ्ते हर रोज़ हम रविवार को दोपहर 2 बजे आपके साथ जुड़ जाते हैं और समझने जानने की कोशिश करते हैं कि अभी शेयर बाज़ार में चल क्या रहा है और आगे की दिशा किस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। बीता हफ्ता जो रहा वो काफ़ी सारी उम्मीदें लेकर के आया। उम्मीदें इस बात की कि हम नए उच्चतम स्तर को निफ्टी छूता हुआ दिखाई देगा और ऐसे हालात बनते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन शुक्रवार का जो सत्र रहा उसने फिर से आशंकाएं, चिंताओं के बादल को फिर से और ज़्यादा घना कर दिया है। और क्या अभी हमें लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर अगले हफ्ते ही बाजार नया हाई लगाएगा, इस महीने लगाएगा? यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर के आखिर चल क्या रहा है और शुक्रवार के सत्र के अंदर जिस तरीके से रुपया टूटा है उससे क्या संकेत मिल रहे हैं? तो बहुत कुछ होने वाला है। आगे की दिशा को लेकर के ये जो चिंताएं, आशंकाएं हैं, इसको अगर कोई व्यक्ति हटा सकता है वो है सुनील सर। और सुनील सर का जो अनुभव है, जो ज्ञान है, उससे हम लोग समय समय पर लाभान्वित होते रहते हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। किसी परिचय की आवश्यकता आपको है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारा रिक्वेस्ट, हमारा निमंत्रण ये स्वीकार करने के लिए। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि अब यहाँ से दिवाली के आसपास काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, नवंबर से काफ़ी एक्सपेक्टेशन अभी भी है, क्योंकि जो जिस तरह की लाइनें आ रही हैं, यूएस से बयान आ रहे हैं, भारत से भी जो बयान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत नज़दीक हैं ट्रेड डील के। लेकिन क्या ये हो पाएगा और कहाँ पेच फंस रहा है? बाजार को लेकर के क्या क्लैरिटी है सर? हम आगे और डिटेल में बातचीत करेंगे, पर पहला फर्स्ट रिएक्शन आपका मार्केट को लेकर के। देखिए, बाजार में मैं कहूंगा कि देखिए, डीआईएस इसे गिरने नहीं दे रहे हैं और एफआईएस इसे बढ़ने नहीं दे बढ़ने रहे नहीं दे रहे, हाँ हाँ। हैं। और उसका मेन कारण यह है कि डीआईएस के पास हर क्वार्टर में होता है कि क्वार्टर एंड में वो कैश बैलेंस को बढ़ाते हैं और अर्निंग सीजन की शुरुआत होते ही वो डिप्लॉय करते हैं। फिर हाफ वे थ्रू द क्वार्टर वो पूरा डिप्लॉय हो जाता है। उसके बाद वापस कैश बैलेंस को बढ़ाते हैं ताकि नई क्वार्टर में जो अर्निंग्स आ गए हैं तो उनके लिए खरीदने के लिए कैश रखते हैं थोड़ा, ताकि झट से खरीद पाए। तो इस टाइम में आपने देखा फ्राइडे को क्या हुआ करेक्शन। तो मेरा मानना है कि क्योंकि ज़्यादातर अर्निंग्स सीजन हो गया तो सभी म्यूचुअल फंड और इन्होंने भी ज़्यादा अपना पैसा डिप्लॉय कर दिया है और अब अगले कुछ हफ्तों के लिए एक सेक्टर रोटेशन के तौर पर ही मार्केट चलेगी, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वार्टर का जो अर्निंग सीजन जनवरी 10 तारीख से शुरू होगा उसके लिए थोड़ा बहुत कैश बैलेंस बढ़ाएंगे। वो एक बात है। सेकंड, कैश को भी एक लिमिट होता है कितना बढ़ाते हैं, क्योंकि हर मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एक लिमिट होती है कि 5% रखो, 6%, 7%। तो ये क्या करते हैं, थोड़ा लार्ज कैप की ओर अपना पोर्टफोलियो को भी शिफ्ट करते हैं ताकि जब रोटेशन करना हो तो लार्ज कैप में आपको एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी बेचने के कारण दाम में गिरावट नहीं आती है। वेयर एज मिड कैप और स्मॉल कैप में अब मैं बेचने चाहूँ कोई स्टॉक को तो मेरी गिरने की डिसीजन से ही वो और भी गिर जाती है क्योंकि लिक्विडिटी कम होता है। तो इस पीरियड में वो भी है कि थोड़ी लार्ज कैप का एक बिल्डअप होता है। और फाइनल तीसरा कारण क्यों ये लार्ज कैप को थोड़ी फेवर करते हैं, तो मेरा मानना है कि एफआई की वापसी, अब वो बड़े जो ट्रेड डील की बात आपने जिक्र की उसके इंतजार में है। तो होगा ना होगा, कब होगा ये अभी भी डाउट है, मगर होगा जरूर एक ना एक दिन, राइट। तो तब एफआईएस की जब वापसी होगी तो वो लार्ज कैप पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए डीआईएस भी थोड़ा लार्ज कैप को खरीद के रख रहे हैं ताकि उनका भी अच्छा प्रॉफिट बने। जब एफआईएस आए तो उनकी दाम और भी बढ़ेगी तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे और उस प्रॉफिट को फिर सही दिशा में मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर वाइज डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी बात है कि अब से थोड़ी मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेस में ही रहेगी अप अंटिल कोई ट्रेड डील की एक्चुअल कुछ अच्छी खबर नहीं होती है। मगर क्या मार्केट नए हाईस पहुंच सकता है इजीली, बिकॉज हम बहुत दूर नहीं हैं प्रीवियस हाई से। तो ये हाई को ज्यादा मन में रखने की जरूरत नहीं है। मेरी एक सोच है कि अरे ये 26,000 के इस पार उस पार को छोड़कर जब एफआईएस की वापसी होगी तो हम 27,000 का इंतजार करें। ये प्रीवियस हाई को छोड़ देते, वो एक ना एक दिन हो जाएगा फिर फिसलेगी मार्केट। तो ये हाई का कोई मीनिंग नहीं है। वही मेरा मानना है कि जब 27,000 पार करेगी तब एक कह सकते हैं कि एफआईएस की वापसी एक एक क्या कहते हैं सस्टेनेबल बेसिस पे आ गई है।
ये हम ये मान के चलें कि जब तक ट्रेड डील को लेकर के कोई बात नहीं होती है, मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज़ में ही रहेगा। ये मोटी मोटी बात रही आपकी बात की। अच्छा सर, ये ट्रेड डील को लेकर के, क्योंकि आप भी बहुत सारे एफआई से बात करते हैं, कहाँ पे लगता है मामला फंसा हुआ है? क्योंकि जो कमेंट आ रहे हैं चाहे इधर से या उधर से, ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट चीज़ें हो चुकी हैं। फिर यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट बाकी है, या आपको लगता है दो चार विषय ऐसे हैं जिस पर कि क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, जिस पर कि पेच फंसा हुआ है? क्या लग रहा है आपको? क्या मतलब इसको टालने का या डिले करने का कारण क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऑयल वाला मसला तो ठीक हो गया है, क्योंकि हमने भी रशिया की सैंक्शंस, जो कंपनी, दो कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाया, उसके कारण हमारे रिफाइनरीज ने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल में वो उसको इग्नोर करेंगे, डील की जो अनाउंसमेंट होती है वो बोलेंगे कि वो ऐसा वैसा, बिकॉज इट्स नॉट अ गवर्नमेंट डिसीजन तेल को रशिया से खरीदना, ये रिफाइनरीज की डिसीजन होती है। और कुछ प्राइवेट है, कुछ पब्लिक है। नेचुरली पब्लिक में गवर्नमेंट अपना एक उधर ख्याल बताएगी, मगर मेरे ख्याल में वो अभी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, प्रॉब्लम अभी भी डेयरी की तरफ में ही है और अग्री की तरफ में ही है, क्योंकि सॉल्यूशन उधर ढूंढना बहुत आसान नहीं है। और इंडिया के लिए वो पॉलिटिकली एक हॉट पोटैटो है कि कुछ भी अग्री डेयरी स्ट्रोक सेक्टर में कुछ अपने कंसेशंस या कुछ भी दिया कि यूएस के प्रोडक्ट्स इधर आ सकते हैं, तो उससे यहाँ पर झंडा खड़ना ऑपोजिशन पार्टीज का बहुत, एक जैसे फार्मर की जो भी रिफॉर्म्स की बात हुई थी, तभी ऐसे ही बात रिपीट हो सकती है। तो वहीं पे एक मिडिल ग्राउंड चुनने की अभी फोकस है कि कैसे, क्योंकि यूएस के लिए अग्री बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि वो प्रोड्यूसर भयंकर है और वहाँ पे उनका हाई लेबर कॉस्ट का इम्पैक्ट नहीं आता है उस प्रोडक्ट के दाम के ऊपर। बाकी के जो प्रोडक्ट्स अमेरिका मैन्युफैक्चर करती है वो बहुत महंगी होती है बिकॉज ऑफ देयर हाई लेबर कॉस्ट, मगर हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होने के कारण वो चल जाता है। मगर उधर हमारा डिमांड बहुत लिमिटेड है हाई टेक प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन जो इस महंगी प्रोडक्ट्स को, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को खरीद सकती है, वो खाली 10 या 15% हमारे पॉपुलेशन का ही हिस्सा है। मगर हमारा लार्ज मिडिल क्लास को एक मार्केट मानकर अमेरिका भी सोच रही है कि क्यों मैं अग्री यहाँ ना बेचूं, और उनके लिए अग्री कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में वो बना सकते हैं, क्योंकि मैकेनाइजेशन बहुत भयंकर हो चुका है। लेबर का खाली 2% ऑफ अमेरिकन लेबर अग्री में इन्वॉल्व है, मगर उनकी प्रोडक्ट्स मैकेनाइजेशन के कारण बहुत तो ये दबाव वो डाल रहे हैं कि हमारी अग्री प्रोडक्ट्स को एंट्री दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स को एंट्री दीजिए। और वहीं पे अटका हुआ है, क्योंकि अपने वी हैव टू सेव फेस जैसे कहते हैं ना, अग्री को अलाउ करना है, मगर एट द सेम टाइम डोमेस्टिक फार्मर्स की कोई इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। एक रास्ता जो बाहर आ रही है कि एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कॉर्न का इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो कॉर्न आए तो फार्मर लॉबी, पर उधर भी क्या है कि शुगर लॉबी उसके खिलाफ है, क्योंकि ऑलरेडी उनको लग रहा है कि उनकी एथेनॉल की दाम जो गवर्नमेंट खरीद रही है उनसे पेट्रोल से ब्लेंड करने के लिए वो कम है, और यानी शुगर लॉबी इसके अगेंस्ट होगी। तो एक वो इशू है। सेकंड, डेयरी में भी कुछ हाई एंड चीजेस, हाई एंड प्रोडक्ट्स शायद अलाउ कर सकते हैं। यहीं पे अटका हुआ है डील की कैसे एक फेस सेविंग विन विन की तरह ये अग्री डेयरी, और उसमें और एक चीज होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम क्या है जेनेटिक मॉडिफिकेशन में कि हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, और यूरोप में अगर कुछ भी मिलावट जीएम का हो गया तो वो बैन कर देते हैं, तो वो यूरोप का मार्केट हमारे लिए क्लोज हो जाएगा अगर हमने जीएम को इधर आने दिया, जीएम मॉडिफाइड सीड्स या प्रोडक्ट्स को। तो इन्हीं चीज़ों पे अटका है, और इसीलिए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमारे बिना हमारे बेसिक्स को हम सरेंडर किए हम एक डील करेंगे। तो पॉजिटिव वाइब्स ऐसी आ रही है, मगर ये ही अटका हुआ है। और वो फेस सेविंग जेस्चर कब होगा, कैसे होगा, ये ही $1 मिलियन क्वेश्चन है। और एफआईएस को अभी भी भरोसा नहीं है कि वो एक सॉल्यूशन बहुत नज़दीक है, इसलिए एफआईएस की वापसी आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी लग रहा है कि इतना आसान नहीं है ये सॉल्यूशन, बट होप इज ऑलवेज देयर, तो वेट करें उसके लिए। ठीक है सर, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं घरेलू फ्रंट पे। एक जो सबसे बड़ी खबर आई फ्राइडे के सेशन में, रुपया जिस तरीके से टूटा आखिरी के सेशन में मार्केट क्लोज होते हुए,
वो मतलब समझ में नहीं आया, एकदम से एक तेज़ गिरावट देखने को मिली और ये इंट्राडे के लिहाज से 6 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। रुपए ने 89.43 का जो है डॉलर के मुकाबले जो है सबसे निचला स्तर जो है वो छुआ। अब करीब करीब हम $90 के आसपास, ₹90 पर डॉलर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 मई 2025 के बाद ये इंट्राडे की सबसे बड़ी गिरावट थी। ये सर क्या इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं और आगे चल कर के ये सेंटिमेंट्स को कितना और ख़राब कर सकता है जो फ्राइडे के अंदर एक गिरावट हमें देखने को मिली? तो इधर ऐसा देखना चाहिए कि कुछ फैक्टर्स है जो फाउंडेशनली रुपये की वीकनिंग को सपोर्ट करते आ रहे थे और आज एक बड़ा टिल्टिंग ट्रिगर हुआ था। दोनों मैं बताता हूँ। तो फैक्टर्स इस साल अभी तक करीबन $16 बिलियन एफआईएस ने बेचा है स्टॉक मार्केट में। तो उसका आउटफ्लो नेचुरली डॉलर का डिमांड बढ़ा, तो वो एक प्रेशर था। दूसरी बात यह है कि हमारी गोल्ड की इंपोर्ट्स, क्योंकि एक तरफ गोल्ड के दाम भी बढ़ गए मगर क्वांटिटी भी बढ़ी है, तो गोल्ड की वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट्स भयंकर बढ़कर हमारे ट्रेड डिफिसिट को और बहुत वाइडन कर दिया। वो दूसरी फंडामेंटल फैक्टर है। तीसरी फंडामेंटल फैक्टर जो है कि रेट कट का जो भी वो माहौल बन रहा था यूएस में, लगता है कि अभी दिसंबर में नहीं होगा। इसीलिए उधर डॉलर का स्ट्रेंथनिंग, डॉलर DXY इंडेक्स अभी बाकी वापस 100 के ऊपर चला गया और लोग कह रहे हैं कि 101, 102, 103 तक भी जा सकता है। तो स्ट्रेंथनिंग डॉलर माने वीकनिंग रुपी। तो ये मेरे ख्याल में एक फाउंडेशनल फैक्टर्स थे। और एक चौथा फैक्टर जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो था कि ये सैंक्शन रशियन ऑयल कंपनी के ऊपर करने के कारण अगर उनके ऑयल हट गई तो क्या ऑयल के ऊपर दबाव आ सकता है। और इंडिया 85% अपना तेल इंपोर्ट करती है, मगर ग्राउंड लेवल में देखें तो ऑयल का दाम गिरा ही है। अभी भी ब्रेंट क्रूड का 62 पे आया है और टेक्सास क्रूड का तो 60 के नीचे गया है। तो वो उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, मगर शायद एक फ्यूचर प्रोजेक्शन में किसी का सोच होगा। तो ये सब फंडामेंटल फैक्टर्स थे वो जो रुपये को वीकन करने की कोशिश धीरे धीरे कर रहे थे। और आपने देखा कि ईयर टू डेट इंडिया का रुपये वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा है। आज की गिरावट का मेन टिल्टिंग फैक्टर क्या था, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट का डेटा अभी कल ही आया। उसके दबाव के साथ किसी ने आरबीआई गवर्नर से पूछा कि सर आप रुपए को क्या देख रहे हो, कहां देख रहे हो। उन्होंने कह दिया कि हम कोई रुपए का टारगेट लेके नहीं चलते हैं। उनकी ये एक स्टेटमेंट ने फिर मार्केट ने उसमें रीड क्या किया कि भैया अगर आरबीआई सपोर्ट नहीं करने वाली है फिर ये एफआई का सेलिंग तो कंटिन्यू जारी है, गोल्ड का इंपोर्ट भी जारी है, तो कहां तक जा सकता है। मार्केट इसका आईना कुछ लगा नहीं पा रही थी, इसलिए वो या फिर लेट एंड ऑफ डे में मैंने सुना कि आरबीआई आके थोड़ी सपोर्ट की, इसलिए डेज वीकेस्ट पॉइंट से थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई। मगर ये आज का एक टिल्टिंग फैक्टर मैं कहूंगा। और अब तक इट इज अभी मानना पड़ेगा कि आरबीआई के हाथ में ताकत थी इस रुपये को इतना वीकन न होने से प्रिवेंट करने के लिए। क्यों? $700 बिलियन तो है हमारे पास रिजर्व्स, आरबीआई एक्शन करके कर सकती, बट नहीं किया क्योंकि एक वो टारगेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बाकी करेंसीज भी वीकन हो रही है तो थोड़ा रुपये का वीकनिंग तो अलाउ कर रहे हैं। मगर मोर इंपॉर्टेंटली टैरिफ की सॉल्यूशन ना होने पर करेंसी का वीकनिंग एक हथियार है हमारे हाथ में टैरिफ को काउंटर करने के लिए। तो वीकेंड करिए तो उतना हद तक आपको टैरिफ का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे एक्सपोर्टर्स के ऊपर। तो ये सब मिला के है रीजन। और मगर आज का जो टिल्टिंग फैक्टर था कि आरबीआई गवर्नर का बयान कि हम कोई रुपये का लेवल नहीं टारगेट करते हैं, हम ब्रॉडली उसको एक इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द बास्केट उसके हिसाब से ही देख रहे हैं। जी, ये बात यहाँ पर है, कई सारे फैक्टर्स रहे, फंडामेंटल रीज़न बताए। और सबसे जो आज मेरा जो अगला सवाल था उसका उत्तर भी आपने दे ही दिया कि आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट से वो एकदम से आखिरी के आधे घंटे में जो है, पौने घंटे में जो है गिरावट बढ़ी। हालांकि बाद में थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर देखने को मिली, लेकिन वो एक पैनिक वाली सिचुएशन अवश्य देखने को मिली। अब सर बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे वो मतलब फंडामेंटल और बाकी चीज़ों के साथ साथ
थोड़े कुछ सेक्टर पे, कुछ शेयरों पे बात हो जाए, इस पर उनका फोकस हमेशा रहता है। तो एक हिस्सा 10 मिनट का हम अवश्य उस पर रखते हैं ताकि हमारे उन दर्शकों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो सर अब जरा इस हफ्ते जो लास्ट वीक रहा है, बल्कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते से, लास्ट टाइम भी आपसे जब बात हुई थी, पीएसयू बैंकों में जो है, जो एक अच्छी रिकवरी के बाद हमने देखा अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। पीएसयू बैंकों का रन जो है, थोड़ी बहुत सुस्ती जरूर आई है, क्या अभी कंटिन्यू रहेगा? क्या आपको अभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है प्राइवेट के मुकाबले पीएसयूज में, या आपको लगता है ठीक है एक रैली आनी थी वो आ गई, लेकिन अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? आपका व्यू क्या है पीएसयू बैंकों को लेकर के? देखिए, मेरे ख्याल में अगर 2-3 महीने का व्यू है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मगर 6 महीने से ज़्यादा व्यू है मैं मानता हूँ कि ये वापस बाउंस बैक होकर बढ़ेगी तो बहुत स्ट्रांग तरीके से। और इसका कारण क्या मैं मानता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग अभी, क्योंकि डोमेस्टिक फंड मैनेजर जो है ना, वो सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत पैसा बन गया पीएसयू बैंक में, इसलिए उसमें प्रॉफिट बुक करके दूसरा कोई जो थोड़ी बेटर वैल्यूएशन में है उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये खाली एक मार्केट की, मैं टेक्निकल नहीं कहूँगा, बट फंड मैनेजर की एक प्रॉफिट बुकिंग और सेक्टर रोटेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके कारण थोड़ी दबाव आ सकती है कुछ, मगर बजट से ही लेकर मैं बजट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पीएसयू बैंक के मर्जर के बारे में और पीएसयू बैंक में फॉरेन स्टेक को 49% ले जाने की बात दोनों बजट में शायद आएगी, और वो एक क्लियर रोड मैप उसको बता देंगे। तो वो एक भयंकर पॉजिटिव होगा, क्योंकि फॉरेन कैपिटल आ गई और मर्जर्स भी किया। और इस बार मर्जर की बात क्या है कि पहले होता था मर्जर की कोई वीक बैंक को एक स्ट्रांग बैंक से मर्ज करके उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि सब एक डिसेंटली स्ट्रांग बैंक हो जाए। अब ऐसी नहीं है, क्योंकि वो इनिशियल क्लीन अप एक्शन तो हो गया था। अब कोशिश यह है कि हमारे बैंक्स को एक इंटरनेशनल स्केल में लाना चाहिए। आज देखिए, हमारा टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक तो स्टेट बैंक है, उसका 43वां रैंक है। टॉप 50 में एक ही पब्लिक सेक्टर बैंक हमारी है। बाकी के टॉप 5 की बैंक उठाएं आप, तो बाकी के 4 120 से 140वां रैंक में है वर्ल्ड में। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि भले ही उनकी अच्छी क्रेडिट रेटिंग हो, मगर इंटरनेशनली स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दो चीज के लिए। एक, इक्विटी पार्टिसिपेशन, अगर गवर्नमेंट ने भी लिमिट को भी बढ़ा दिया, मगर साइज होना चाहिए उनको ऑब्जॉर्व करने के लिए, नंबर 1। और नंबर 2 बात यह है कि इंटरनेशनली डॉलर लोन्स या मसाला बॉन्ड्स, जो रुपी लोन्स है, वो बहुत सस्ते रेट में रेस कर सकते हैं अगर उनकी साइज बढ़ गई तो मेरे ख्याल में बजट के आसपास, बजट के पहले, बजट के बाद या बजट के टाइम में, ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म पीएसयू में आना अभी बाकी है। और खबरें आ रही है कि ये होगा, और ये हो गई तो मेरा मानना है कि अगर समझे कि चारों टॉप 5 में से स्टेट बैंक को हटाकर बाकी 4 को आपने मर्ज कर दिया, तो स्टेट बैंक के इक्वल हो जाएगी एक और बैंक। वो एक्सट्रीम ऑप्शन है। मगर किसी 3 को भी आपने मर्ज किया तो आपको एक 47th 48th रैंक टॉप 50 में आ सकती है। और अगर 2 को मर्ज कर दिया तो 120 से 17वां रैंक पे आ सकता है। तो मेरे ख्याल में ये टॉप गुड क्वालिटी बैंक्स के अंदर ही एक मर्जर की सिचुएशन आई तो वो बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक शॉर्ट में आपको इनकी एनपीए लेवल्स की परसेंटेज से लेकर अपना जो कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो वो भयंकर इंप्रूव हो जाएगी। फॉरेनर्स भी इसमें बहुत दिलचस्पी दिखाएंगे, और इंटरनेशनल स्केल बैंक। और ये क्यों ज़रूरी है बताएं आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही कुछ साल पहले अपने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को बंद करवा दिया, जैसे आईडीबीआई और आईसीआईसीआई लिमिटेड थी, क्योंकि उनको बैंक अब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लेंडिंग के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक को ही उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, और उनको लॉन्ग टर्म पैसा रेज करना है तो इंटरनेशनल मार्केट्स आर द बेस्ट। कि अगर यहाँ 10 साल का लोन देना है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो 10 साल की मैचिंग बोरोइंग चाहिए उनको, तो वो इंटरनेशनल मार्केट से ही हो सकता है, क्योंकि इंडिया का डेट कैपिटल मार्केट अभी उतना डेप्थ और ये नहीं हुआ है इंडियन डेट कैपिटल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी डिसीजन है, खबरें आ रही है, और जब वो होगी तो एक फ्रेश आपको एक पिकअप इन द इंटरेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर बैंक सामने आ सकती है। और इसके साथ और एक बात, शायद मैंने पिछली बार जब बात किया तो मैं बताता था तो कि प्राइवेट कैपेक्स की जो ग्रीन शूट्स आज रिकवरी की आ रही है, और कंजम्पशन की बूम, जो टॉप लाइन सेल्स ऑफ कंजम्पशन कंपनी सच्ची रही है, उसका सेकेंड लेग होगा समर में, जैसे रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, ये वाली ग्रोथ। तब क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर में कैपेक्स की एक तेजी पकड़ेगी, तो उस एक्सपेंशन को फाइनेंस करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स
की ज़रूरत है, और उन जितना वो स्ट्रांग बने, कैपिटल एडिक्वेसी में बने, वो उतना उधर लेंडिंग कर सकेंगे, स्पेशली टू द एसएमई एंड एमएसएमई सेगमेंट, क्योंकि वहाँ पर ये एनबीएफसीज या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का कोई अनुभव नहीं है। और इनिशियल जो भी वो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं रिजल्ट्स में भी कि उनके एनपीए लेवल्स उधर ज़्यादा है, क्योंकि उधर एक लेंड करना एक आर्ट है, और एक्सपीरियंस पीएसयू बैंक्स के पास ही है 3-4 दशक से इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फाइनेंस करने में। तो वहां पे क्या होता है कि इनकी ना ही इनकी लोन ग्रोथ अच्छी आएगी, मगर एट द सेम टाइम मार्जिन्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी कंपनियों को वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 13-14% पे लेंड करते हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का भी वाइडनिंग होगा। तो मेरे ख्याल में अगर आपने ऑलरेडी एक रैली में पार्टिसिपेट कर दिया पीएसयू बैंक में, तो अगर आप प्रॉफिट बुक करके री एंटर करना चाहते हैं तो एक वो बात है, 2 महीने की बात, 3 महीने की। मगर अगर आपका आउटलुक लॉन्ग टर्म है, तो मैं कहूंगा कि जो वॉलिटिलिटी में अगले 2 महीने में एंटिसिपेट कर रहा हूं, उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझकर आप पीएसयू बैंक्स को अभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 से 5 साल के लिए एक सस्टेनेबल लेंडिंग ग्रोथ स्टोरी अब शुरू हो चुकी है। और लेंडिंग की भी देखिए अपने डबल डिजिट पे वापस आ गई है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी 80 के ऊपर हो रही है बैंक्स की। तो आई थिंक ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक का मैं मीडियम टर्म में अभी भी बहुत पॉजिटिव आउटलुक रख रहा हूँ, और जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म आउटलुक है, तो बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं थ्रू दिस पीरियड। गिरावट में खरीदारी करने की सलाह, बाय ऑन डिप्स की सलाह, ये यहाँ पर निकल के आई है सर। एक तो ये सेक्टर काफ़ी चर्चा में रहा, और दूसरा सेक्टर रहा वह जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और काफ़ी लोगों के चर्चा में रहा, वो है कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनियां हैं। एक तो एक लिस्टिंग आ गई, उसमें इतना ज़्यादा जो है ज़बरदस्त तरीके से, मतलब 90-100 रुपये का शेयर जो है वो हमने देखा कि 193 पहुंच गया 2 दिन में। लोगों कहने लगे कि 300 जाएगा, 250 जाएगा, फिर 2 दिन करेक्शन रहा, फिर उसके रिजल्ट आए फ्राइडे के सेशन में। रिजल्ट ठीक रहे, कुछ जगहों पे जो है उतने उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, लेकिन फिर भी 160 के आसपास अभी भी चल रहा है। ये सर, ये सेक्टर कैसा लग रहा है? पहले तो ये जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां हैं, और आपकी उम्मीदें इसको लेकर के क्या हैं, और अगर आप स्पेसिफिक कोई कमेंट करना चाहें इसके ऊपर तो क्या कहेंगे सर आईपीओ बाजार की हलचल पे? देखिए, पहली बात है, मैं कैपिटल मार्केट की बात करता हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी पेनिट्रेशन लेवल स्टॉक मार्केट की भी, कि डीमैट अकाउंट्स की करीबन 12-13 करोड़ डीमैट अकाउंट है, या आप म्यूचुअल फंड की देखिए यूनिक पैन्स देखें तो 5.5 करोड़ ही है। 140 करोड़ की आबादी में इसका पेनिट्रेशन बहुत लो है। इवन इन वैल्यू टर्म्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का देखें तो 17% ऑफ जीडीपी ही है, वेरएस वर्ल्ड का एवरेज है 73%। तो वी आर रनिंग एट क्वार्टर, सो पेनिट्रेशन का स्टोरी आगे बढ़ने वाली है। और एक रेट सॉफ्टनेस के टाइम में बैंक डिपॉजिट से आपको कैपिटल मार्केट की ओर लोग, स्पेशली इंडिया का यूथ पॉपुलेशन, क्योंकि हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, मगर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक सोच की भी एक चेंज है कि यूथ ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो कैपिटल मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी, और यह पेनिट्रेशन और भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल कैपिटल मार्केट में पूरी जो कंपनियां हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, चाहे वो ब्रोकिंग कंपनीज हो, चाहे वो अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो, चाहे वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो, और चाहे वो इवन टू सम एक्सटेंट इंश्योरेंस कंपनीज हो, ये सब मेरे ख्याल में एक स्वीट स्पॉट में है, और उनके बिजनेस और बहुत एक्सपैंड करने की, जो न्यू एज की बात करते हैं, ये एक्चुअली एक ओल्ड एज इंडस्ट्री के अंदर एक न्यू एज अपॉर्चुनिटी है कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज। तो उसमें क्या होता है कि इसमें कि जब एक नई कंपनी आके उधर लिस्ट होती है ना, तभी एक रुझान आता है, क्योंकि तभी एक अटेंशन जाता है फोकस पे, और ना ही वो नई कंपनी को एक अच्छी वैल्यूएशन और मिलती है, बट एग्जिस्टिंग कंपनी का भी एक री रेटिंग भी साथ में आता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले में दिन में देखें तो शायद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी म्यूचुअल फंड का लिस्टिंग होगा, स्टेट बैंक की म्यूचुअल फंड का भी लिस्टिंग होगा। तो ऐसी चीज़ जब होती है तो ओवरऑल सेक्टर को ही एक री रेटिंग का बेनिफिट मिलता है। तो मेरे ख्याल में कैपिटल और इनकम टैक्स कट से लेकर आपको देखा है कि लोगों के हाथ में पैसा बन रहा है, और इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी आज $3000 के करीब है, तो वो अगले नेक्स्ट 5 इयर्स में डेफिनेटली $5000 क्रॉस करेगा। तो हर एक की जो डिस्पोजेबल इनकम वो बढ़ेगी, और नेचुरली उसकी इन्वेस्टमेंट और बैंक डिपॉजिट वर्सेस म्यूचुअल फंड्स का देखा, कुछ आंकड़े मैंने देखे कि कुछ 10 साल पहले 10% ऑफ बैंक डिपॉजिट ही थी म्यूचुअल फंड की एयूएम, आज 32% के करीब है, तो 3 गुना ऑलरेडी बढ़ चुके। तो बट इंटरनेशनली देखा तो इट्स मोर देन 50-60%। तो जर्नी बहुत लॉन्ग है, तो डेफिनेटली, मगर क्या है ना, ये सब खबर थोड़ी दाम में आ गई है, तो प्राइसेस
नियर टू परफेक्शन में है। तो एक लॉन्ग टर्म आउटलुक रखने की जरूरत है। और ये प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला होता है ना, म्यूचुअल फंड जब अर्निंग सीजन आती है तो उसमें जहां पे रनअप होता है नेचुरल उधर प्रॉफिट बुकिंग भी साथ में आती है, इसलिए वॉलेटिलिटी भी रहेगी। तो वो वॉलेटिलिटी को झेलना है। वैसे मैंने पीएसयू बैंक के बारे में कहा था, मैं इसी के बारे में भी कहूंगा कि आप स्टैगर्ड तौर पे इसमें निवेश करके एक मीडियम टर्म आउटलुक रखिए, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस एक्सपैंड होने वाला है। जी। और आपने आईपीओस की बात की, तो मैं आईपीओस के ऊपर, और ये कैपिटल मार्केट की ही नहीं, सारी न्यू एज आईपीओस के बारे में मैं दो ही शब्द में कहूंगा कि ये सब जो है ये नॉर्मल वैल्यूएशन मॉडल में नहीं फिट होती है। तो इनका एक वैल्यू देखकर ये महंगी है या सस्ती है कहना ही बहुत मुश्किल है। और एक रिटेल निवेशक को उसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके पास वो टूल्स नहीं है। और मगर इवन रेगुलर जो मॉडल्स होते हैं वो भी फिट नहीं होते हैं। तो इसका मार्केट एक्सपेंशन स्टोरी होता है। तो इसमें क्या होता है ना, हाई सक्सेस रेट और हाई फेलियर रेट दोनों आते हैं जब नई कंपनियां इस क्षेत्र में आती है। तो ये न्यू एज सेक्टर में मेरा एक सलाह है कि तीन बात रखिए। अब पहले चीज है कि क्योंकि ये सब ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो आप आईपीओ में जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आपको मिलने ही वाला कुछ वेरी स्मॉल लिमिट, बिल्कुल। बट उसको सेल ऑन लिस्टिंग मत कीजिए, क्योंकि चाहे वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो या प्रीमियम में ट्रेड हो, सेल ऑन लिस्टिंग मुझे वो अक्यूमुलेट करके आप हर एक ऐसी जो न्यू एज कंपनी है उसमें आप एक स्टॉक एसआईपी शुरू करें 2 साल के लिए, ताकि हर महीने में आप खरीदते रहिए। क्योंकि वॉलिटिलिटी रहेगी पोस्ट लिस्टिंग में, तो कभी गिरेगी कभी बढ़ेगी। आप सिस्टमैटिक, जैसे म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते हैं, वैसा एक स्टॉक एसआईपी इन कंपनियों में शुरू कीजिए 2 साल के लिए, क्योंकि वो 2 साल में क्लैरिटी मिल जाएगी। और फाइनल बात मैं कहूंगा कि आप कोई विनर को चुनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहूंगा कि पूरे पैक में आप निवेश कीजिए ना, डाइवर्सिफाई कीजिए, 25-30 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखिए। और क्योंकि न्यू एज का क्या होता है कि मार्केट एक्सपेंड होता है, मगर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना मुश्किल है। तो उस चीज में आप डाइवर्सिफाई करेंगे और सबको आपके पोर्टफोलियो में रखेंगे तो विनर जरूर आपके हाथ में होगा, लूजर भी होगा। मगर जनरली इस इंडस्ट्री में क्या होता है ना, जो विनर टेक ऑल का एक ये होता है। तो जब विनर विन करता है तो जो लॉसेस जो आप सफर करेंगे बाकी के जो नहीं चल पड़े, उनका लॉस पूरा कवर करके विनर आपको रिटर्न्स दे देगा। तो मेरी सिंपल सी सलाह है कि स्टैगर योर इन्वेस्टमेंट और डाइवर्सिफाई। ठीक सर, चलिए ये बात तो है यहाँ पर, लेकिन अब सब संक्षिप्त टिप्पणी एक जरा डिफेंस और रेलवे पे भी कर ही दीजिए, क्योंकि पीएसयू पे इतनी बात हुई हम लोगों की बैंकों को लेकर के, ये थीम तो अभी चली नहीं है जो रेलवे वाली। डिफेंस में लोगों ने काफ़ी वैल्यूएशन हाई हो गई, अभी भी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बातें, लेकिन तब भी लोगों को एक भरोसा लग रहा है। रेलवे पे लोगों का भरोसा अब ऐसा लग रहा है जैसे डगमगा रहा है, क्योंकि डेली क्वेरीज पे हम जो लोगों की बातें होती हैं वो जो सुनने को मिलती हैं, अब क्या करें, 1.5 साल हो गए, साल भर हो गए, चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या पूरा लॉस बुक करें, क्या करें। तो वो जो पेशेंस है, वो जो जवाब दे रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप रेलवे के अंदर खास तौर से? देखिए, रेलवे में मेरा मानना है कि थोड़ी ओवर वैल्यूड भी है, मगर अभी भी ओवर वैल्यूड है सर? अभी भी। और मेरा मानना है कि इसका वक्त आएगा बजट के करीब, जब एक रुझान आएगी ना, अब मेरी सलाह है कि आप निकलिए। बिकॉज क्या होता है कि रेलवे में प्योरली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट धीरे धीरे कैपेक्स की बर्डन को प्राइवेट सेक्टर को शिफ्ट करने की कोशिश करेगी, और अपना एक है डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म में धीरे धीरे करेगी। उन्होंने सीख लिया सबक कि पैसा लोगों को हाथ में देने से ही वोट आएगी। और वोट के लिए बात छोड़िए, इवन देश की डेवलपमेंट के लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम था मास कंजम्पशन नहीं पिकअप हो रहा था। तो अगर लोगों के हाथ में पैसा नहीं देंगे तो मास कंजम्पशन कैसे पिकअप होगा? तो गवर्नमेंट ने ये समझ लिया, पिछले बजट से इनकम टैक्स कट से लेकर जीएसटी कट से ये उन्होंने बात समझ ली, और अब वो सिलसिला जारी रहेगा। तो गवर्नमेंट का कैपेक्स का लेवल जो है वो रुपए में सेम करोड़ रुपए लास्ट बजट का वही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और उसमें भी रिएलोकेशन करने में डिफेंस को ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान जाएगा, रेलवेज पे थोड़ा कम। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये प्योरली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। और इसमें क्या होता है कि यस, मानते हैं कि एक मेट्रो की जो हर शहर में मेट्रो की एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत रेलवे के कोचेस बनाने में इसमें थोड़ी है, पर ज्यादातर उसमें फॉरेन का, कोरिया और जापान की ये होती है, टेक्नोलॉजी होती है। तो मेरे ख्याल में ये रेलवे
में थोड़ा सावधान रहना है। और मैं कहूँगा कि बजट के टाइम में एक रुझान आएगा, तब आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मगर डिफेंस में मेरी अलग सोच है। डिफेंस में मेरी ये है कि रनअप हो गया है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, मगर वापस पिकअप होगी। क्योंकि क्या होगा कि इसमें भी मेरे मन में लीडरशिप जो है पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनी से प्राइवेट सेक्टर की ओर बदलेगा ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो मैं कहूँगा कि आप भी पोर्टफोलियो में एक रीजिग कीजिए डिफेंस का। आउटलुक तो आपको 5 साल के ऊपर रखना ही है इसमें, मगर एक प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आप बढ़ा दीजिए उसमें, पब्लिक सेक्टर का थोड़ा स्टेबल रखिए, ताकि फ्यूचर इज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि ये सब ड्रोन्स और ये मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है वो प्राइवेट सेक्टर की बात है, और वहीं पे आपको एक एक्सपोर्ट की ऑर्डर्स भी बहुत बढ़ते हुए ग्रोथ उसी में ज़्यादा दिखेगा आपको। ये बात यहाँ पर निकल के आई। रेलवे और डिफेंस को लेकर के सरकार का फोकस बजट के अंदर डिफेंस पे थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, रेलवे पे कम। बजट के आसपास कोई रिकवरी आए तो रेलवे से अब निकलने की कोशिश कीजिए। थोड़े उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे डिफेंस में, लेकिन डिफेंस में अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। सर, अब बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम लोग आ गए हैं, तो अलग अलग सेक्टर्स पे बात करने के बजाय बहुत सारे सेक्टर रह गए, ऑटो रह गए और काफ़ी सारे सेक्टर अभी रह गए हैं। लेकिन जाने से पहले वो कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि अगर ट्रेड डील हो या फिर बाज़ार में रैली आए, तेज़ी आए, जो पार्टिसिपेट अब करते हुए दिखाई देंगे? जो आपने 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जो आपकी सोच थी वो अभी भी है, या कुछ परिवर्तन आता हुआ वहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरे लिए टॉप इसमें 4 है, जो है टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, और आईटी एंड फार्मा। क्योंकि आईटी एंड फार्मा में डायरेक्टली आपको एक टैरिफ का दबाव नहीं था, बट फिर भी एक इम्पैक्ट रहा था। यूएस और इंडिया रिलेशनशिप और ये वाली बात के कारण करेक्शन हुआ है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा भी बहुत से न्यूज़ ऐसी वैसी आ रही थी। तो ये क्लैरिटी सब मिल जाएगा तो इन चारों सेक्टर में आपको रुझान दिखेगा। और एफआईएस के लिए भी ये आईटी और फार्मा एक पसंदीदा सेक्टर है। तो जो ट्रेसे ट्रेड डील सॉल्व होती है, आपको एफआईएस की वापसी होगी, तो 10-11% आईटी का ऑलरेडी एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में उसका शेयर है, तो उतना बाइंग तो सपोर्ट मिल जाएगा उसको। और डोमेस्टिकली देखें तो टेक्सटाइल, लेदर भी है, बट उतने लिस्टेड कंपनी स्पेस में उतना नहीं है। मगर टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी का मेरा मानना है कि गवर्नमेंट डेफिनेटली वहाँ पे एक विन उठाकर लेके आएगी डील से, क्योंकि लेबर ओरिएंटेड सेक्टर से और हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की सख्त ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में टॉप सेक्टर्स अगर मिड एंड स्मॉल कैप की बात करें, वुड बी टेक्सटाइल्स एंड जेम एंड ज्वेलरी। और आईटी का तो मिड में भी है, मिड एंड स्मॉल में भी है, और लार्ज कैप में भी है, और फार्मा का भी। तो ये मेरे लिए टॉप एक टैरिफ पिक्स होंगे। चलिए, टैरिफ पिक्स में पिक्स आपके हाँ, टेक्सटाइल, आईटी, फार्मा एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सेक्टर्स पे रखिए नज़र। बाज़ार में तेज़ी बढ़ेगी, टैरिफ डील होगी अगर कुछ होती है, तो फिर जो है ये 4 सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। सर, ज़रा पीछे देखिए, हम जो है बिल्कुल बड़ी असमंजस की स्थिति थी। कब से हम लोग कह रहे हैं कब होगा नया हाई, कब हो। इस बार भी थंब लगाने में और बैकग्राउंड चुनने में बड़ी जद्दोजहद लगी, लेकिन अब ऐसा लगा कि अब आर या पार की स्थिति है, कि अब की बार भी पार नहीं होगा, और तो फिर इसका मतलब जो है इधर ही रह जाएगा और फिर लंबा समय लग सकता है। आपका क्या अनुमान है, नवंबर में क्या हम नया हाई छुएंगे? क्योंकि 40 अंकों से 30 अंकों से रह गए सर, पहुंच करके बिल्कुल हम लोग बॉर्डर के पास नया हाई बनाने से चूक गए। अब ये आर होगा या पार, क्या कहना है आपका? या फिर आप कह रहे हैं कि ना आर होगा ना पार होगा, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक डील नहीं होती? नहीं, नया हाई पहुंचेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पार हो जाएगा। क्या है कि अगले हफ्ते ही होगा या कुछ थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मगर जरूर पार कर देंगे न्यू हाई को। जैसे मैंने कहा, मेरा तो सोच इस हाई के ऊपर नहीं है, मेरा है 27,000, उसके ऊपर ही, क्योंकि वही मेरे लिए एक अच्छी चालान होगी। और अगले साल की जो अर्निंग्स की जो है 14% की आउटलुक लग रही है, तो जरूर मेरे लिए 27,000 उस 14% के हिसाब से 27,000 जरूर एक रीजनेबल टारगेट लगता है। वक्त की बात है, मगर 2026 के साल में जरूर मुझे वो 27,000 पहुंचते हुए दिखती है। चलिए सर, इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द बाजार नया हाई लगाए, और फिर जैसा आप कह रहे हैं 27,000 पे निगाहें, वो मुझे लगता है कि 2026 में जितनी जल्दी हो सके वो पूरा हो, ये ऐसी उम्मीद के साथ, ताकि नए लोग भी भारत के अंदर जो उम्मीद दिखा रहे हैं, देख रहे हैं बाजार से, वो लोग भी नए लोग आएँ, जुड़े, नए अनुभव लें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा ज्ञान मिला होगा आज की चर्चा से। तो आज के कार्यक्रम को तो हम समाप्त कर रहे हैं। आज की बात का जो सार है वो ये है, अभी देखिए एक तो कैपिटल मार्केट का जो आउटलुक है वो थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है, शेयर थोड़े महंगे हो गए हैं, थोड़ा नीचे आ जाए तो कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में खरीदारी करके चलनी चाहिए। रेलवे स्टॉक्स में बजट के आसपास रैली आए, निकल जाइए, जो लॉस हो रहा है बुक कर लीजिए। डिफेंस पे अभी बने रहने की सलाह है, ज़्यादा ऊपर हो जाए तो प्रॉफिट बुक कीजिए, नीचे आए तो खरीदिए, इस स्ट्रेटजी के साथ। और लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो बने रहिए 3-4-5 साल, ये सुनील जी का मानना है। बाजार को टैरिफ को लेकर के टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, IT ये सेक्टर ऐसे हैं जो आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे और PSU बैंक अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले हफ्ते में हम नए हाई बनाए, हमें कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके मन में कोई दुविधा आशंका हो किसी शेयर को लेकर के तो जुड़ जाइए, सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे। और हाँ, हमारे छोटे शेयर ऊंची छलांग का कार्यक्रम जो है कल दोपहर में 2 बजे अपलोड हमने किया है, जा करके उसे देखिए। और कौन से छोटे शेयर जो ऊंची छलांग लगा सकते हैं, उसमें एक मल्टीबैगर शेयर की भी बात हुई है, जाके देख करके अपनी टिप्पणी हमें अवश्य दें। मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।